सो हेलो गाइस, तो इस वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में जनवरी महीने के दूसरे वाले हफ्ते का ये हमारा दूसरा वाला पार्ट होगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और खत्म करते हैं। तो इस प्रश्न में आपको बताना है, उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की। तो आंसर होगा जनरल बिपिन रावत। तो अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने भारत के पहले सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहे जनरल बिपिन रावत के नाम पर मैनपुरी में जो सैनिक स्कूल है ना उसका नाम रखने की घोषणा की है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में जो राज्य की पहली खेल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी उसका नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? मेजर ध्यानचंद के नाम पे। और मेरठ में ही देश का पहला जानवरों का युद्ध स्मारक भी बनेगा। बताओ, उत्तर प्रदेश सरकार ने सहारनपुर स्टेट यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किसके नाम पे रख दिया? मां शाकंभरी के नाम पे। और उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय कहां पे खुलेगा? गोरखपुर में। तो यह भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा, फिर बताइए, गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? एकता नगर रेलवे स्टेशन। तो अभी गुजरात के नर्मदा जिले में जो केवड़िया रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया। अच्छा, कुछ और पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं, देखो लिंक करके। एक तो प्रश्न ये बन जाएगा यहाँ पे कि भारत की पहली इलेक्ट्रिक सिटी कौन सी है? केवड़िया, गुजरात। और यहीं पे नर्मदा नदी के किनारे साधु बेट द्वीप पर दुनिया की सबसे ऊंची स्टेच्यू बनाई गई थी, जिसको आप कहते हो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। सबसे ऊंची है तो ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर। और इसके वास्तुकार का नाम भी याद रखो, राम वी सुतार। ये तो है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, लेकिन एग्जाम में प्रश्न बनता है स्टेच्यू ऑफ पीस ये कहां पर है? राजस्थान के पाली जिले में है। यह आचार्य विजय वल्लभ की 151 इंच की अष्ट धातु से बनी स्टैच्यू है। ये जमीन से 27 फीट ऊंचाई पर है। कुछ और नाम मैं आपको याद दिलाऊं तो आपको याद होगा, मध्य प्रदेश में जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया। मध्य प्रदेश के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम तात्या मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया। मध्य प्रदेश में भोपाल मेट्रो का नाम भोज मेट्रो कर दिया गया। राजस्थान के जोधपुर में मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम महेश नगर रेलवे स्टेशन कर दिया। और मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया। हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया। कर्नाटक का जो हुबली रेलवे स्टेशन है उसका नाम श्री सिद्ध रुदा स्वामी जी के नाम पे कर दिया गया। और पंजाब में जो मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम है उसका नाम बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे कर दिया गया। अयोध्या हवाई अड्डे का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा कर दिया गया। हरियाणा में जो हिसार हवाई अड्डा है उसका नाम महाराजा अग्रसेन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया। लोकसभा व राज्यसभा टीवी को मर्ज कर दिया और उसका नाम संसद टीवी कर दिया। मिड डे मील योजना का नाम प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताया, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। बताइए, अभी भारत के 73 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? तो आंसर होगा भरत सुब्रमण्यम। चेन्नई के चेस प्लेयर हैं ये भरत सुब्रमण्यम, जो अभी भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। अच्छा, यहीं से रिलेट करके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूं। पहला तो ये याद रखो कि हमारे पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? पुरुषों में थे विश्वनाथ आनंद, और उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है माइंड मास्टर। इन्होंने ही 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता था। वैसे इसका नाम बदल करके अभी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। इसमें जो पुरस्कार राशि दी जाती है वो भी बढ़ा करके 25 लाख रुपए कर दी गई, पहले 7.5 लाख रुपए थी। और पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी? वो थी एस विजयलक्ष्मी। और भारत की अभी 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी थी? ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो आंसर होगा दिव्या देशमुख। और पूछे विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है? तो आंसर होगा अभिमन्यु मिश्रा। भारत के सबसे युवा हैं डी गुकेश, जो कि दुनिया के तीसरे सबसे युवा ग्रैंड मास्टर है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बताता हूं, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये, आपको आना चाहिए वैसे। भारत में पहली बार चेस एकेडमी कहां पे खुलेगी? तो इसका आंसर क्या होगा? उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में। और वर्ल्ड वाइड चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी है फिडे। फिडे का हेडक्वार्टर कहां पर है? लुज़ेन, स्विट्जरलैंड में। और एक स्टैटिक क्वेश्चंस भी अक्सर एग्जाम में रिपीट होता है कि जो आपका चेस बोर्ड हो गया, उसमें भी दो तरह के प्रश्न होते हैं। देखो, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स अगर आपसे पूछे इन चेस बोर्ड तो आंसर होगा 204। और ये जो बॉक्स है ये आपसे पूछे कि टोटल बॉक्स कितने हैं, तो ये होते हैं 64। 8 × 8 64। तो ये ध्यान रखना।
और अभी आगे प्रश्न में आपको यह भी बताऊंगा कि वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अगर डेली करंट अफेयर्स आप लोग देखते होंगे और अगर आपको आंसर याद है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। और जब आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर दोगे, ये कोई मामूली बात नहीं है। इससे बताऊं क्या पता लगेगा कि किसी भी चीज को अगर आप एक बार पढ़ लेते हो तो आपके माइंड में कितने समय तक वो चीज रिटेन रहती है। और अगर आपको वो चीज याद नहीं है तो इससे ये बात पता लगेगी कि आपको उसे और रिवाइज करने की जरूरत है। मतलब आप इनकी क्विज सॉल्व करो, इनके ऑडियो में बनाता हूं, वो ऑडियो आप सुनो। जिस भी तरह से आप जितनी भी बार चीजों को रिवाइज कर सकते हो उतनी मेहनत आपको करने की जरूरत है। अभी हम बढ़ते हैं आगे। अब आपको बताना है 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो 2022 में होंगे ये कहां पे होंगे। मध्य प्रदेश में होंगे, ये मध्य प्रदेश के भोपाल में। और अगर मैं आपको पूछूं चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां पे होगा, तो वैसे तो ये भी 2022 में ही होगा। एक्चुअली में ये होने वाला था 2021 नवंबर में, लेकिन कोविड के कारण उसे पोस्टपोन कर दिया और बोला कि फरवरी 2022 में इसको कराया जाएगा पंचकुला हरियाणा में। और 5वें ये भी 2022 में होंगे। मैं आपको सारे बता देता हूं, एक बार कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जो पहला हुआ था 2018 में वो दिल्ली में हुआ था, दूसरा हुआ था 2019 में वो पुणे महाराष्ट्र में हुआ था, तीसरा जो हुआ था वो 2020 में हुआ असम के गुवाहाटी में, चौथा जो होना तो था 2021 में लेकिन हुआ 2022 में, कहां पे, पंचकुला हरियाणा में, पांचवा ये 2022 में होना है भोपाल मध्य प्रदेश में। और पूछे कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण कहां पे होना, तो कर्नाटक में। और खेलो इंडिया विंटर गेम्स का जो पहला संस्करण हुआ था जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में, इसमें टॉप पे रहा था जम्मू कश्मीर। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। बताइए हाल ही में लीजेंड्स लीग क्रिकेट ने किसे ऑल वुमेन मैच आधिकारिक टीम का एम्बेसडर नामित किया, तो आंसर होगा झूलन गोस्वामी को। तो लीजेंड्स लीग क्रिकेट ने झूलन गोस्वामी को LLC की महिला अधिकारिता पहल को बढ़ावा देने और क्रिकेट में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए अपनी ऑल वुमेन मैच आधिकारिक टीम में एक राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। ये जो लेजेंड्स लीग क्रिकेट है ये रिटायर्ड क्रिकेटरों के लिए पेशेवर क्रिकेट लीग है। बाकी शेफाली वर्मा अभी बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड एंडोर्सर ये चुनी गई थी और सभी फॉर्मेट में डेब्यू करने वाली सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी हैं ये। बाकी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी थी मिताली राज। और पिंक बॉल क्रिकेट में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी स्मृति मंधाना। ध्यान रखना। ये बढ़ते आगे। अब बताना है किस टेनिस प्लेयर ने 2022 के एडिलेड इंटरनेशनल 1 टूर्नामेंट को जीत लिया, तो आंसर होगा गैल मॉनफिल्स। तो फ्रांस के टेनिस प्लेयर हैं ये गैल मॉनफिल्स, जिन्होंने 2022 के एडिलेड इंटरनेशनल 1 का मेंस सिंगल का टाइटल जीत लिया है। इन्होंने रशिया के कारेन खचानोव को हरा करके अपने करियर का 11वां खिताब जीता है। जबकि वुमेन सिंगल टाइटल में बात करेंगे तो इसमें विजेता रही है ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी। और इन्होंने किसको हराया, कजाकिस्तान की एलिना रिबाकिना को हरा करके अपना दूसरा एडिलेड अंतरराष्ट्रीय खिताब जीत लिया। और मेंस डबल का टाइटल जीता है रोहन बोपन्ना और राजकुमार रामनाथन ने। तो ये भी आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अगला प्रश्न है अभी किसने 2022 के मेलबर्न समरसेट टेनिस टूर्नामेंट को जीत लिया, तो आंसर होगा राफेल नडाल ने। स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं ये राफेल नडाल। और अभी इन्होंने 2020 के मेलबर्न समरसेट 1 में मेन सिंगल का टाइटल जीत लिया। और वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता, सिमोना हालेप ने। ये रोम की टेनिस प्लेयर है। अच्छा, टेनिस की बात है तो आप जानते हो साल में टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। कौन कौन से, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। एक तो मैं आपको बताता हूं 2021 में मेन सिंगल का टाइटल और वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता। और यहां से स्टैटिक प्रश्न क्या बनता है कि कौन सा ग्रैंड स्लैम किस कोर्ट पे खेला जाता है। तो पहले तो देख लो, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया और जो यूएस ओपन हो गया ये दोनों हार्ड कोर्ट पे होते हैं। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे होता है और विंबलडन ओपन होता है ग्रास कोर्ट पे। अब मेन सिंगल टाइटल की बात करते हैं। बड़ा सिंपल है 2021 का, तो जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है और जो फ्रेंच ओपन है और जो विंबलडन ओपन है, इन तीनों को जीता है नोवाक जोकोविच ने। ये सर्बिया के टेनिस प्लेयर हैं। और यूएस ओपन इसको जीता है डेनियल मेदवेदेव ने। ये रशिया के टेनिस प्लेयर है। वुमेन सिंगल में बात करेंगे, ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था नाओमी ओसाका ने, ये जापान की है। फ्रेंच ओपन जीता बारबोरा क्राजिकोवा ने, ये चेक रिपब्लिक की है। विंबलडन ओपन जीता है ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने। और यूएस ओपन जीता एम्मा रादुकानु ने, जो कि ब्रिटेन की टेनिस प्लेयर है। ध्यान रखना। ये बढ़ते आगे।
अब आपको बताना है विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता। देखो आ गया प्रश्न, तो इसका आंसर होगा नोदिरबेक अब्दुस्तोरोव ने। तो नोदिरबेक अब्दुस्तोरोव ये उज्बेकिस्तान के टेनिस प्लेयर हैं जिन्होंने वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2021 को जीत लिया है। और इस तरह से उन्होंने वर्तमान में जो विश्व नंबर 1 प्लेयर हैं मैग्नस कार्लसन, उनको पीछे छोड़ दिया। मैग्नस कार्लसन ये नॉर्वे के टेनिस प्लेयर हैं, इन्होंने 2020 के फिडे चैंपियनशिप को जीता था। तो ये नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे, तो बताइए आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर कौन बन गया। तो आंसर होगा टाटा ग्रुप। तो भैया आईपीएल को अपना नया टाइटल स्पॉन्सर मिल गया है और ये किसकी जगह लेगा, तो चाइनीज मोबाइल कंपनी है वीवो, उसकी ये जगह लेगा। तो 2023 से आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर होगा टाटा ग्रुप, ये आपको याद रखना है। और अगर मैं आपसे पूछूं प्रश्न, बताओ अभी रतन टाटा जी को किस राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था। तो आंसर होगा असम का, और उस सम्मान का नाम है असम वैभव। और अगर पूछा जाए सदी के शीर्ष परोपकारी लोगों की पहली सूची आई थी, उसमें टॉप पे कौन रहे थे, जमशेदजी टाटा। और रतन टाटा जी की जीवनी आ रही है, बायोग्राफी आ रही है। चलो ये प्रश्न मेरा आप ही से रहेगा, उनकी बायोग्राफी का नाम क्या है और उसको किसने लिखा है। जब तक हम बात आईपीएल की कर लेते हैं, 2022 में आईपीएल होंगे कहाँ पे, भारत में। और इस बार 10 टीमें खेलेंगी। 2 नई टीमें आई हैं, लखनऊ टीम और अहमदाबाद टीम। 2021 के आईपीएल की बात करेंगे तो फाइनल उसका यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ था। उसको जीता था चेन्नई सुपर किंग ने कोलकाता नाइट राइडर को हरा करके। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे हर्षल पटेल, जो कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के हैं। 2 तरह की कैप मिलती है, एक तो पर्पल कैप और एक ऑरेंज कैप। पर्पल कैप मिलती है जो सबसे ज्यादा विकेट लेते हैं, वो मिली है हर्षल पटेल को। और जो ऑरेंज कैप है वो जो सबसे ज्यादा रन लेते हैं उनको मिलती है, वो मिली ऋतुराज गायकवाड़ को, जो कि चेन्नई सुपर किंग के हैं। तो इतना सब आप याद रखना। बढ़ते आगे, अब बताइए किसने दिसंबर के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीत लिया। तो आंसर होगा एजाज पटेल ने। तो भारत में जन्मे न्यूजीलैंड के क्रिकेट प्लेयर हैं एजाज पटेल, और इनको अभी दिसंबर मंथ के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। एजाज पटेल से एक करंट अफेयर्स का प्रश्न आपको और याद दिलाता हूं। हमने पढ़ा था एक पारी में 10 विकेट लेने वाले अभी तीसरे गेंदबाज कौन बने थे, तो वो यही है एजाज पटेल। अच्छा ये न्यूजीलैंड से है ना, तो आपको याद आएगा आईसीसी टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप पहली बार हुई थी, उसको जीता किसने था, न्यूजीलैंड ने, भारत को हरा के। और अभी T20 वर्ल्ड कप जो हुए थे ओमान और यूनाइटेड अरब अमीरात में हुए थे 2021 में, उसको जीता था ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हरा करके। और T20 में सबसे तेज शतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी थी, सोफी डिवाइन, ये भी न्यूजीलैंड की है। अब यहां पे मैं आपको बता दूं एक जानकारी, आपके फायदे की बात है। जनवरी से लेकर दिसंबर तक, 2021 में बात कर रहे हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक जितने भी आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए, चाहे पुरुषों में चाहे महिलाओं में, उसकी क्विज बना करके मैंने अपलोड कर दिया आपके क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे। तो वहां पे जब स्पोर्ट्स वाले सेक्शन में आप जाओगे तो वहां पे आपको सारी क्विज मिल जाएगी। तो जब भी आपके पास मौका मिले उन्हें सॉल्व करते रहो। हर स्टूडेंट को बस एक ही चीज की जरूरत है कि उन्हें जो भी वो चीजें पढ़ रहे हैं, जो भी याद कर रहे हैं, वो चीजें याद रहे कम से कम लास्ट एग्जाम तक। तो उसका एकमात्र तरीका है चीजों को बार बार रिवाइज करते रहो। और क्विज बनाने का, और जो आपका ऑडियो में बनाता हूं, ऑडियो रिवीजन में, उनका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है, उनको आप ऐसे समय पे सुनो या ऐसे समय पे क्विज लगाओ जब आपका कुछ नया चीज पढ़ने का मन नहीं कर रहा हो, या कहीं आप ट्रैवल कर रहे हो, या मेहमान के घर पर हो, या घर पे मेहमान आए हुए हों। वरना खाली समय जब आपका पढ़ने का टाइम है तो उस वक्त तो आप नई नई चीजें पढ़ते रहो या रिवीजन करते रहो। ये मैं आपको ऐसे नहीं बता रहा हूं कि आपको ऐसे ही करना, मैं एक तरीका बता रहा हूं कि आप किस समय को किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हो। वैसे तो जब भी आपका पढ़ने का मन करे वही सबसे अच्छा समय है, चाहे सुबह जल्दी उठ करके या लेट नाइट को। तो क्विज सॉल्व कर लेना। उम्मीद करूंगा आप सभी लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक कर दिया होगा, और हाँ, इनको सपोर्ट भी जरूर करें अपने दोस्तों के साथ में शेयर करके। अभी हम बढ़ते आगे। बताइए विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो आंसर होगा 10 जनवरी को। हर साल 10 जनवरी को मनाते हैं वर्ल्ड हिंदी डे के रूप में। हिंदी शब्द की जो उत्पत्ति है वो फारसी शब्द से हुई थी, जिसका मतलब होता है सिंधु नदी की भूमि। और 10 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं, क्योंकि 10 जनवरी 1975 में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन ये नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। और फिर 2006 में जो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में घोषित किया था।
बाकी एक राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी होता है, नेशनल हिंदी डे, वो होता है 14 सितंबर को। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हो विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना कहां पे की गई? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आंसर होगा मॉरिशस। मॉरिशस की कैपिटल है पोर्ट लुइस। बढ़ते आगे। तो बताइए, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को वीर बाल दिवस के रूप में घोषित किया? तो आंसर होगा 26 दिसंबर को। मतलब अब से हर साल 26 दिसंबर को हम वीर बाल दिवस के रूप में मनाएंगे। और 26 दिसंबर को ही क्यों? क्योंकि सिखों के जो 10वें गुरु थे, कौन? गुरु गोविंद सिंह जी। तो उनके दो पुत्र साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह जी, इनको 26 दिसंबर 1704 में मुगलों के द्वारा दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था। इसीलिए 26 दिसंबर को हम मनाएंगे अब से वीर बाल दिवस के रूप में। वैसे आप जानते हो हम बाल दिवस तो मनाते ही हैं, चिल्ड्रंस डे कब? 14 नवंबर को। और वर्ल्ड चिल्ड्रन डे कब मनाते हैं? 20 नवंबर को। अब से हम 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस भी मनाएंगे, तो ये भी याद रखना। और वैसे 26 दिसंबर के बाद क्या आता है? 27 दिसंबर। 27 दिसंबर को भी एक नया डे होता है, महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस। ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। बताइए, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 11 जनवरी को। तो हर साल 11 जनवरी को नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य क्या है? मानव तस्करी पीड़ितों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना। तो याद रखना, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 11 जनवरी को। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, देश में पहली बार स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह यानी कि इनोवेशन वीक का आयोजन कब किया गया? तो आंसर होगा 10 से लेकर 16 जनवरी तक। तो स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह ये देश में पहली बार हुआ है इसका आयोजन, इसलिए प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ। 10 से लेकर 16 जनवरी तक ये हुआ। और इसका उद्देश्य क्या था? जितने भी स्टार्टअप्स हैं, जितने भी बैंक हैं और जितने भी निवेशक हैं, इन सबको एक मंच प्रोवाइड करना, एक मंच पर लेकर आना ही इसका उद्देश्य है। और किसने इसको शुरू किया? तो हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्री जो है पीयूष गोयल, उन्होंने। और आपको याद होगा, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री ने एक पोर्टल को लॉन्च किया था। उसका नाम बता सकते हो क्या? समृद्ध पोर्टल। और आपसे पूछा जाए यूनिकॉर्न कंपनीज के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पे। पहले पे यूएसए है, दूसरे पे चाइना है। यूनिकॉर्न कंपनीज किसे कहते हैं? जिनकी वैल्यू, मार्केट वैल्यू $1 बिलियन से ज्यादा की होती है। बढ़ते आगे। अब बताइए, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? 12 जनवरी को। आप जानते हो भारत में हर साल 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इस दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन होता है। और इस बार हमने उनकी 159th जयंती मनाई है। सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी इस बार की थीम, इट्स ऑल इन द माइंड। और स्वामी विवेकानंद जी से आपको याद आएगा, इनके नाम पे एक योग विश्वविद्यालय भी है। कहां पर? लॉस एंजलिस में। भारत के बाहर ये पहला योग विश्वविद्यालय है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, ये तो क्या, देखो, राष्ट्रीय युवा दिवस। एक अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस होता है जो हम 12 अगस्त को मनाते हैं। उसी दिन हम हाथी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अच्छा बताओ, अभी 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहां पे हुआ? पुडुचेरी में हुआ था ये, 12 से लेकर 16 जनवरी तक, जिसकी थीम थी सक्षम युवा सशक्त भारत। और आपको याद होगा, पिछले साल 2021 में हमारे शिक्षा मंत्रालय ने युवा लेखकों को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री युवा योजना शुरू की थी। यहाँ पे युवा का मतलब हो गया यंग अपकमिंग वर्सेटाइल ऑथर्स। और एक इंडेक्स भी आया था, ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020, उसमें भारत 122वें स्थान पे था और टॉप पे था सिंगापुर। तो ये भी कुछ पॉइंट्स मैंने आपको रिलेट करके बताए, इनको याद रखना। बढ़ते आगे। बताइए, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा उर्जित पटेल को। उर्जित पटेल जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे, और अभी इन्हीं को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आपको पता है, भारत एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का संस्थापक सदस्य है, जिसके पास चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा वोटिंग शेयर है। और ये उर्जित पटेल किनका स्थान लेंगे? डीजे पांडियन का स्थान लेंगे। और उर्जित पटेल से आपको याद होना चाहिए, इन्होंने कुछ समय पहले एक बुक भी लिखी थी। बुक का नाम बता सकते हो क्या? ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। बाकी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक स्थापना होती है 16 जनवरी 2016 को। हेडक्वार्टर इसका बीजिंग चाइना में है, और इसके मेंबर कंट्रीज हैं 104। प्रेसिडेंट हैं जिन लीकन, वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं उर्जित पटेल।
बाकी बिमल जालान, इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? बिमल जालान भी आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं। इन्होंने बुक लिखी है द इंडिया स्टोरी। विरल आचार्य, ये आरबीआई के पूर्व डेप्यूटी गवर्नर थे। इन्होंने बुक लिखी है क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। रघुराम राजन, ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं। इन्होंने भी बुक लिखी थी जिसका नाम है आई डू व्हाट आई डू। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। बताइए हाल ही में किसे अडानी पावर का सीईओ नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा शेर सिंह ख्यालिया को। तो अभी अडानी पावर ने शेर सिंह ख्यालिया को अपना सीईओ नियुक्त किया है। अडानी पावर जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा अहमदाबाद में, फाउंडर हैं गौतम अडानी। बाकी जी अशोक कुमार राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का डायरेक्टर जनरल बनाया गया। अलका मित्तल ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी। वीएस पठानिया इंडियन कोस्ट गार्ड के 24वें डायरेक्टर जनरल बने। और वी.के. त्रिपाठी, ये नाम भी अभी न्यूज में था। बताइए ये क्या बने हैं? हम बढ़ते हैं आगे। बताइए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा पियरे ओलिवियर को। अच्छा, आपको याद होगा अभी तक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मुख्य अर्थशास्त्री यानी कि चीफ इकोनॉमिस्ट कौन थी? गीता गोपीनाथ थी। या आप यूं कह सकते हो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की पहली महिला चीफ इकोनॉमिस्ट थी ये गीता गोपीनाथ। लेकिन अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कि गीता गोपीनाथ अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बन गई हैं। इन्होंने स्थान लिया था जियोफ्रे ओकामोटो का। तो अब आप देखोगे चीफ इकोनॉमिस्ट मुख्य अर्थशास्त्री की जगह वहां पे खाली हो गई है। तो अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नए मुख्य अर्थशास्त्री बन गए हैं पियरे ओलिवियर। ये नाम आपको ध्यान रखना है। बाकी लॉरेंस डेस्कोर्स फ्रांस में दुनिया का जो सबसे बड़ा म्यूजियम है लूव्र म्यूजियम, उसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी। सुसानो आर्नोल्ड डिज्नी बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी। और मैग्डेलेना एंडरसन स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। देखो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है ना, इसकी स्थापना होती है 1945 में। वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है और टोटल मेंबर कंट्रीज हैं 190। 190वां देश बना था एंडोरा। और इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। याद रखना ये भी। बढ़ते आगे। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इसरो के नए चीफ अब कौन होंगे? तो आंसर होगा एस सोमनाथ। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे रॉकेट वैज्ञानिक एस सोमनाथ अब ये इसरो के नए प्रमुख होंगे। किसका स्थान लेंगे? के शिवान का स्थान लेंगे। इन्हें 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम याद रखना है। और बात इसरो की है। इसरो मतलब होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना होती है 1969 में। और इसका मोटो क्या है? स्पेस टेक्नोलॉजी इज इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। बाकी जी अशोक कुमार राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के डायरेक्टर जनरल बने। अलका मित्तल ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी। और वीएस पठानिया यानी कि वीरेंद्र सिंह पठानिया इंडियन कोस्ट गार्ड के 24वें प्रमुख बने। और वी.के. त्रिपाठी नाम भी न्यूज में था, यानी कि विनय कुमार त्रिपाठी, ये रेलवे बोर्ड के भी नए चेयरमैन और सीईओ बने थे। और इन्हीं के नाम से आप याद रख सकते हो केवीआईसी के अध्यक्ष का नाम, उनका नाम क्या है? विनय कुमार सक्सेना है। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए? अली खान इस्माइलोव। कजाकिस्तान जिसकी कैपिटल नूर सुल्तान है, करेंसी है कजाकिस्तानी तेंगे। बाकी पेट्र फियाला चेक रिपब्लिक के प्रधानमंत्री बने थे। डैम सेंड्रा मैसन का नाम तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, बारबाडोस की पहली प्रेसिडेंट बनी है। ओलाफ स्कूल्स जर्मनी के नए चांसलर बन गए एंजेला मर्केल की जगह। बढ़ते आगे। अभी किस जिले में असम के पहले खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया? डिब्रूगढ़ में। तो हमारे शिपिंग मंत्री और आयुष मंत्री हैं सर्बानंदा सोनोवाल। उन्होंने असम के डिब्रूगढ़ जिले के चबुआ में असम के पहले खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। और इसे श्री श्री अनिरुद्ध देव स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहा जाएगा। मतलब ये मोमोरिया सत्तरिया समुदाय के महान संत के नाम पर स्थापित किया जा रहा है। अच्छा, असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर है। और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है और गवर्नर है जगदीश मुखी। बढ़ते आगे। फिर बताइए, यह भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो आंसर होगा कोच्चि। एक्चुअली में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ये 23 इलेक्ट्रिक बोट बनाएगा और इन्हीं को कहा गया यहाँ पे वाटर मेट्रो, जल मेट्रो। तो कहाँ पे बनेगी याद रखना, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में। कितनी बनेगी? 23, जिनमें से पहली नाव को अभी जल में उतार दिया गया और उसका नाम रखा है मुजरिस। तो प्रश्न क्या है, फिर से पढ़ो।
कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो आंसर क्या होगा? कोच्चि होगा। जो मतलब इलेक्ट्रिक बोट है ना, उन बोट को ही मेट्रो कहा गया है, जल मेट्रो कहा गया है। और इसमें कौन सा देश सहायता कर रहा है? तो आंसर होगा जर्मनी। और कोच्चि कहां पर है? केरल में है। अच्छा मुझे बताओ, भारत के पहले डिजिटल यूनिवर्सिटी का उद्घाटन कहां पे किया गया? तिरुवनंतपुरम, केरल में। और भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कहां पे खोला गया? ये भी केरल में। और बताओ, दुनिया का पहले अनुवांशिक रूप से संशोधित जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ का पौधा कहां पे लगाया गया? असम में। और भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र कहां पे शुरू हुआ? तो आंसर होगा केरल में ही। उसके अलावा कुछ और प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, बताओ भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तमिलनाडु। कहां पे स्थापित किया? पाक खाड़ी में। डुगोंग इसको इंग्लिश में कहते हैं सी काउ। और रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला, सार्वजनिक रूप से रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना? वाराणसी। और भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहां पे खुला? तमिलनाडु में। देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी आपने कहा केवड़िया गुजरात है। देश का पहला ग्रेन एटीएम कहां पे खुला? गुरुग्राम हरियाणा में। और भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहां पे खुलेगा? पटना में। जबकि भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहां पे खुला? उत्तराखंड में। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, आपको बताना है सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा बना और वो है कहां पे? बताओ, हम बढ़ते हैं आगे। बताना है आपको कि 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य या यूनियन टेरिटरी कौन सा बन गया? तो आंसर होगा लक्षद्वीप। तो पहला प्रश्न तो यहां से यही बन जाएगा, 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण कब से शुरू हुआ? 3 जनवरी 2022 से। और लक्षद्वीप पहला यूनियन टेरिटरी बन गया है 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण करने वाला। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए 100% टीकाकरण करने वाला, यानी कि दोनों डोज लगाने वाला पहला यूनियन टेरिटरी कौन सा बना था? तो आंसर होगा अंडमान निकोबार। पहला राज्य बना था हिमाचल प्रदेश। पहला जिला बना था हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला। पहला गांव जम्मू कश्मीर का वेयान गांव बना था। और अगर पूछे टीबी मुक्त होने वाला पहला यूनियन टेरिटरी कौन सा बना था? लक्षद्वीप बना था। अब बताइए, सुअर से हृदय प्रत्यारोपण हार्ट ट्रांसप्लांट प्राप्त करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बन गए? डेविड बेनेट। डेविड बेनेट ये एक अमेरिकी व्यक्ति है जो अभी आनुवांशिक रूप से संशोधित सुअर से हार्ट ट्रांसप्लांट प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। ये डेविड बेनेट है। और डेविड से आपको याद आएगा डेविड डायोब का नाम, ये फ्रांस के लेखक है। अभी इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीता था इन्होंने अपने नॉवेल एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए। और डेविड से फिर याद आएगा आपको डैमन गलगुट का नाम, बुकर पुरस्कार जीता इन्होंने इनके नॉवल द प्रॉमिस के लिए। ये इंपॉर्टेंट नाम है, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अब बताइए, इस प्रश्न में आपको बताना है यूरोपीय संसद के अध्यक्ष का निधन हो गया, नाम क्या है उनका? डेविड सासोली। तो अभी यूरोपीय संसद के अध्यक्ष थे ये डेविड सासोली, जिनका भी निधन हो गया। वे पहली बार 2009 में यूरोपीय संसद के लिए चुने गए थे। और किस देश के थे ये? इटली के। अच्छा, वैसे तो आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे सारी क्विज अपलोड हो रही है, वहीं पे टॉपिक वाइज क्विजेस भी आपको मिल रही है, जैसे कि अपॉइंटमेंट, अवार्ड्स। तो ये निधन वाले जो ऑब्ituaries क्वेश्चन होते हैं वो भी आपको वहां पे एक साथ मिल जाएंगे। जैसे वहां पे प्रश्न इस तरह से पूछा जाएगा कि बताइए किस देश की गोल्डन गर्ल के नाम से प्रसिद्ध अभिनेत्री का भी निधन हो गया? तो यूएसए की थी ये, इनका नाम था बेट्टी वाइट। और बताइए दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला का भी निधन हो गया, उनका नाम क्या था? फ्रांसेस्का सुसानो। 124 साल की थी ये। और ये आखिरी जीवित महिला थी जिनका जन्म 19वीं शताब्दी में हुआ था। ये फिलीपींस से थी, लोग इन्हें प्यार से लोला कहते थे। और दुनिया की सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर का निधन हो गया, उनका नाम था इलीन ऐश, ये इंग्लैंड की थी। अच्छा, भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? शारदा मेनन। पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का भी हमारे निधन हो गया, उनका नाम था ब्रजेश मिश्रा। भारत की पहली महिला कमेंट्रेटर थी चंद्रा नायडू, इनका भी निधन हो गया। भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी एस पद्मावती, इनका भी निधन हो गया। तो ये भी ध्यान रखना नाम। पढ़ते आगे। अब आपको बताना है, अभी भारत के सबसे पुराने भालू का वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में निधन हो गया, उसका नाम क्या था? गुलाबो। तो भारत की सबसे उम्रदराज मादा भालू थी ये, जिसका नाम था गुलाबो। और अभी मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित वन विहार राष्ट्रीय उद्यान और चिड़ियाघर में इसका निधन हो गया। गुलाबो ये देश का सबसे पुराना सुस्त भालू था। और गुलाबो से आपको याद आएगा गुलाब,
बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात उठा था, उसका नाम था गुलाब। किसने नाम रखा था? पाकिस्तान ने। और देखो पशु की बात है तो 3 डे मैंने आपको याद करवाए थे। एक तो विश्व पशु दिवस, वर्ल्ड एनिमल डे, 4 अक्टूबर को होता है। विश्व प्रयोगशाला पशु दिवस, ये 24 अप्रैल को होता है। और विश्व कृषि पशु दिवस, वर्ल्ड डे फॉर फार्म्ड एनिमल्स, 2 अक्टूबर को होता है। बताओ भारत का पहला सरकार द्वारा संचालित पशु एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित किया आंध्र प्रदेश ने। और आपको याद होगा उड़ीसा में है नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क, जहां पे देश की इकलौती बनमानुष थी जिसका नाम था बिन्नी, उसका भी मृत्यु हो गया था कुछ समय पहले। और बिन्नी से याद आएगा बन्नी। भारत की पहली टेस्ट ट्यूब भैंस का नाम है बन्नी। और अभी इसका बछड़े का जन्म हुआ था कहां पे? गुजरात में। याद रखना, ये बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, किस देश ने अपने गेटवे टू हेल को बुझाने की योजना बनाई है? तो आंसर होगा तुर्कमेनिस्तान। तो अभी तुर्कमेनिस्तान के जो राष्ट्रपति है गुरबांगुली बर्डीमुखामेदोव, उन्होंने देश के गेटवे टू हेल को बुझाने का आदेश दे दिया है। गेटवे टू हेल ये एक विशाल रेगिस्तानी गैस क्रेटर है जो दशकों से जल रही एक आग है। तो वे इसे पर्यावरण और स्वास्थ्य कारणों के साथ साथ गैस निर्यात बढ़ाने के लिए इसे बुझाना चाहते हैं। और बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि ये आग 1971 में सोवियत ड्रिलिंग ऑपरेशन में हुई एक गलती से लगी थी। देखो तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल क्या होती है? एशगबत होती है, करेंसी है मन्नत और प्रेसिडेंट गुरबांगुली है। और ये जो गेटवे टू हेल है इसे नरक का द्वार भी कहा जाता है। ये कराकुम रेगिस्तान में है तो इसका दूसरा नाम कराकुम की चमक भी है। अच्छा, तुर्कमेनिस्तान से और क्या प्रश्न बन सकता है? एक प्रश्न कुछ टेढ़ा घूम करके एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आपने देखा होगा ज्यादातर आपके मध्य एशियाई देश है, जैसे कि कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया। लेकिन एकमात्र मध्य एशियाई देश शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल नहीं है। तो यही तो वो प्रश्न है और वो देश यही है तुर्कमेनिस्तान। अच्छा प्रश्न है ना, देखो। और 2022 के 26 जनवरी में जो मुख्य अतिथि हैं वो यही है मध्य एशियाई देश। अच्छा, अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री कौन सा है? तो वैसे मैं आपको बता चुका हूं कई बार, इसका आंसर होगा कजाकिस्तान। अच्छा, कजाकिस्तान के साथ हम कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? काजिंद एक्सरसाइज। कैपिटल इसकी है नूर सुल्तान। पहले अस्ताना थी लेकिन बाद में नाम बदलकर नूर सुल्तान कर दिया। करेंसी है कजाकिस्तानी तेंगे। और मैं आपको बता दूं हम उज्बेकिस्तान के साथ भी एक एक्सरसाइज करते हैं डस्ट लिक। किर्गिस्तान के साथ भी एक एक्सरसाइज हमने किया खंजर नाम का। और कजाकिस्तान के साथ भी किया काजिंद नाम का एक्सरसाइज। तो सारी मैंने आपको एक साथ बता दी है, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आए। अच्छा बताइए, भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खोए सामान को ट्रैक करने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया? तो आंसर होगा मिशन अमानत। तो अभी रेलवे सुरक्षा बल ने यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए मिशन अमानत को शुरू किया है। मतलब कई यात्री होते हैं ना, अपना सामान ट्रेन वगैरह में भूल जाते हैं, रेलवे स्टेशन पे भूल जाते हैं। तो अगर रेलवे को उनका सामान मिलता है तो फिर वो क्या करेंगे, आपसे उस सामान का फोटो वगैरह खींचेंगे, उसकी डिटेल वगैरह जो भी होगी उसको अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे ताकि पैसेंजर है वहां पे अपने सामान को देख सके कि हाँ, पहचान सके कि मेरा ही सामान है और वहां से उसे आकर के कलेक्ट कर सके। यह है मिशन अमानत। आपको याद होगा वैसे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि रेलवे सुरक्षा बल का तो नाम ही बदल दिया गया। क्या हो गया? भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। मेरी सहेली, ये भी भारतीय रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक पहल शुरू की थी मेरी सहेली नाम से। और मिशन कवच कुंडल, महाराष्ट्र की सरकार ने सभी को कोविड-19 का टीका लगाने के लिए एक मिशन कवच कुंडल नाम से एक अभियान शुरू किया था। ऑपरेशन नंबर प्लेट, ये भी आपको याद होगा रेलवे ने शुरू किया था इसको। रेलवे की जो नो पार्किंग जोन होती है, अगर उसमें काफी लंबे समय तक वाहन खड़े रह जाते हैं तो उनकी पहचान के लिए यह ऑपरेशन शुरू किया था। देखो रेल मंत्री का नाम आपको याद रखना है, वर्तमान में है अश्विनी वैष्णव। पहले रेल मंत्री थे जॉन मथाई। और मैंने कई बार अभी आपको बताया है विनय कुमार त्रिपाठी हमारे नए रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ बन गए हैं। बढ़ते आगे। अब आपको बताना है रतन टाटा जी की जीवनी है रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी। इसको किसने लिखा है? डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने। तो टाटा सन्स एमिरेट के चेयरमैन, उद्योगपति और परोपकारी रतन टाटा जी की जीवनी आ रही है।
इस साल नवंबर तक ये आ जाएगी, जिसका नाम है रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी, और इसे किसने लिखा है? डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने। तो ये इतना सा आपको याद रखना है। अच्छा, कुछ और इंपॉर्टेंट बायोग्राफीज के बारे में आपको बताता हूँ जो अभी न्यूज में रही थी। जैसे कि अंबुजा सीमेंट के जो संस्थापक है नरोत्तम शेख सरिया, उनकी जो बायोग्राफी है उसका नाम है द अंबुजा स्टोरी। यूनाइटेड नेशन के पूर्व सेक्रेटरी जनरल है बान की मून, उनकी बायोग्राफी का नाम है रिजॉल्व्ड यूनाइटिंग नेशन इन अ डिविडेड वर्ल्ड। सुरेश रैना की है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। सोनू सूद की है आई एम नो मसीहा। नीना गुप्ता जो कि एक्ट्रेस हैं, उनकी है सच कहूं तो। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एन के सिंह, उनकी है पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर। विश्वनाथ आनंद भारत के पहले ग्रैंड मास्टर, उनकी बायोग्राफी है माइंड मास्टर। और दलाई लामा की है हिज हॉलिनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी, और उसको लिखा है तेंजिंग ग्यत्सो ने। अब एक बुक का नाम आप मुझे बताओ, ममता बियॉन्ड 2021, इसको हमने पढ़ा था। ये बुक को किसने लिखा है? ममता बनर्जी के ऊपर है ये, बताओ कमेंट बॉक्स में टाइप करके। हम बढ़ते हैं आगे। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अभी इंडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप, ये किसकी आत्मकथा है? अरुंधति भट्टाचार्य, एसबीआई की पूर्व महिला अध्यक्ष थी ये, और अभी इनकी बायोग्राफी आई है जिसका नाम है इंडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप। तो इनका नाम ध्यान रखना है आपको। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी किसे आईसीएमआर राष्ट्रीय पुरस्कार, जिसे कहेंगे डॉक्टर सुभाष मुखर्जी पुरस्कार के लिए चुना गया, किसको? तो आंसर होगा सतीश अडिगा को। तो मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन के तहत कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज में क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं ये डॉक्टर सतीश अडिगा, और इन्हीं को आईसीएमआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना है। तो इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें आईसीएमआर से डॉक्टर सुभाष मुखर्जी पुरस्कार मिलेगा। उन्होंने क्लिनिकल आईवीएफ और फर्टिलिटी रिसर्च दोनों में महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसीलिए मिलेगा इनको ये सम्मान। तो इनका नाम याद रखना, सतीश अडिगा है। कौन सा पुरस्कार मिलेगा? डॉक्टर सुभाष मुखर्जी पुरस्कार। कौन देगा? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये 3 पॉइंट ध्यान रखो। बाकी जेसी चौधरी, ये भी इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, क्योंकि इन्होंने न्यूमेरोलॉजी यानी कि अंक ज्योतिषी में पहली बार यानी कि पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। और जिशान लतीफ फोटो पत्रकारिता में रामनाथ गोयनका पुरस्कार मिला। विरल देसाई ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 मिला इन्हें। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी किसे 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा हर्षाली मल्होत्रा को। तो आपको याद होगा 2015 में एक फिल्म आई थी बजरंगी भाईजान, तो उसमें एक नन्ही सी बच्ची थी, उनका नाम था हर्षाली मल्होत्रा। तो अभी उन्हीं को 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो फिल्म में उनके सराहनीय प्रदर्शन और भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में योगदान के लिए उन्हें महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, उन्होंने ये पुरस्कार दिया है। तो नाम याद रखना। बाकी सतीश अडिगा, आईसीएमआर ने डॉक्टर सुभाष मुखर्जी पुरस्कार दिया था। जेसी चौधरी हमने पढ़ा था अंक ज्योतिषी यानी कि न्यूमेरोलॉजी में पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जीता इन्होंने। और हरनाज संधू 70वीं मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब इन्होंने जीता था। बढ़ते आगे। बताइए, हाल ही में किस राज्य में लोसांग महोत्सव यानी कि नामसूंग महोत्सव भी आप इसको बोल सकते हो, ये कहां पे मनाया गया? तो आंसर होगा सिक्किम में। तो लोसांग बोल दीजिए, नामसूंग बोल दीजिए, ये जो महोत्सव है ये हर साल सिक्किम में तिब्बती चंद्र कैलेंडर के 10वें महीने के 18वें दिन मनाया जाता है, जो कि फसल के मौसम की शुरुआत का भी प्रतीक है। और ये जो त्यौहार है ये भारत के अलावा नेपाल और भूटान में भी मनाया जाता है। देखो, सिक्किम की कैपिटल गंगटोक होती है, मुख्यमंत्री है पीएस गोले और गवर्नर है गंगा प्रसाद। और अगर मैं आपसे पूछूं कि एक फुटबॉलर के नाम पे नामची सिक्किम में एक स्टेडियम बनाया जा रहा है, उन फुटबॉल प्लेयर का नाम क्या है? बाइचिंग भूटिया। ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी आरबीआई ने वित्तीय परिदृश्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किस विभाग की स्थापना की? तो आंसर होगा फिनटेक विभाग। तो अभी आरबीआई ने भारत में गतिशील रूप से बदलते वित्तीय परिदृश्य के साथ तालमेल रखते हुए फिनटेक क्षेत्र में
और नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक फिनटेक विभाग की स्थापना की है। फिनटेक मतलब हो गया, इसको तोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। तो क्यों की गई इसकी स्थापना, तो बदलते वित्तीय परिवेश में वित्तीय समावेशन यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने के लिए फिनटेक विभाग की स्थापना की है। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब क्या हो गया, देश के हर व्यक्ति को बैंकिंग सेक्टर से जोड़ना, ये सीधा सा इसका मतलब होता है। देखो आरबीआई की स्थापना कब होती है, 1 अप्रैल 1935 में। हेडक्वार्टर मिलेगा मुंबई में। वर्तमान में इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर के हैं। पहले ब्रिटिश गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ, पहले इंडियन गवर्नर थे सीडी देशमुख। तो ये आप ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अब बताना है जनवरी 2022 में किस देश में कोरोना वायरस के नए संस्करण डेल्टा क्रोन की पहचान की गई, तो आंसर होगा साइप्रस। तो कोविड-19 का एक और नया वेरिएंट मिल गया जो कि है डेल्टा क्रोन। कहां पे, साइप्रस देश में। डेल्टा क्रोन को आप देखो तोड़ो तो क्या मिलेगा आपको, डेल्टा और ओमिक्रॉन। तो मतलब इस वेरिएंट में डेल्टा वेरिएंट और ओमिक्रॉन वेरिएंट के लक्षण आपको मिलेंगे, इसीलिए इसको बोल दिया दोनों को मिला करके डेल्टा क्रोन। ओमिक्रॉन तो आप जानते हो साउथ अफ्रीका से आया था, जो है B.1.1.529। अच्छा, अभी फ्रांस में भी एक कोविड का नया वेरिएंट मिला था, B.1.642.0 या उसे IHU नाम दिया गया। ये भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अब बताइए हाल ही में उत्तर प्रदेश के कितने गांवों को राजस्व गांव के रूप में घोषित किया गया, तो आंसर होगा 4 को। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने जिले में नेपाल सीमा के पास स्थित 4 गांव को राजस्व गांव घोषित किया है। वो 4 गांव कौन से हैं, भवानीपुर, तेड़िया, ढाकिया और बिछिया। और ये सभी गांव वंतागिया गांव हैं। वंतागिया समुदाय में वे लोग शामिल हैं जो कि औपनिवेशिक शासन के दौरान म्यांमार से पेड़ लगाने के लिए यहाँ पे लाए गए थे। इन 4 गांव में करीब 225 परिवार हैं जिनमें 1500 से ज्यादा लोग रहते हैं। अच्छा, राजस्व गांव का मतलब क्या हो गया, तो एक राजस्व गांव परिभाषित सीमाओं के साथ एक छोटा प्रशासनिक क्षेत्र होता है। एक राजस्व गांव में कई गांव हो सकते हैं और ग्राम प्रशासनिक अधिकारी राजस्व ग्राम का प्रधान अधिकारी होता है। और इन गांव के लोगों को अब सरकार की सभी योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश की बात है ना, देखो उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है पूछेंगे तो गोमती नदी के किनारे। और हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनका निर्वाचन क्षेत्र भी लखनऊ ही है। और मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, जिनके ऊपर एक बुक लिखी गई थी अभी, द मॉन्क वुड ट्रांसफॉर्म्ड यूपी, जिसको लिखा था शांतनु गुप्ता ने। तो ये भी ध्यान रखना। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी उड़ीसा सरकार ने मातृत्व अवकाश का लाभ 90 दिन से बढ़ाकर कितना कर दिया, तो आंसर होगा 180 दिन। तो अभी उड़ीसा सरकार ने, याद रखना, उच्च शिक्षा विभाग के तहत सहायता प्राप्त कॉलेजों की महिला कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश का लाभ 90 दिनों से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया। इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब के लिए जनरल कैंडिडेट्स की जो मैक्सिमम एज लिमिट है उसे 32 वर्ष से बढ़ाकर के 38 वर्ष करने का भी निर्णय लिया उड़ीसा सरकार ने। देखो उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। और अभी नवीन पटनायक जी ने एक बुक को लॉन्च किया था जिसका नाम है गजपति, अ किंग विदाउट अ किंगडम, जिसको लिखा है अशोक बल ने। और यहाँ के गवर्नर है गणेशी लाल। बढ़ते आगे। अब आप बताइए, अभी इंडिया स्किल्स 2021 नेशनल प्रतियोगिता में कौन सा राज्य टॉप पे रहा, तो आंसर होगा उड़ीसा। तो देश की सबसे बड़ी स्किल प्रतियोगिता है ये इंडिया स्किल्स 2021। याद रखना, ये एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता है और इसमें सबसे ज्यादा अवार्ड जीते हैं उड़ीसा ने, मतलब उड़ीसा टॉप पे रहा है इस इंडिया स्किल्स 2021 नेशनल प्रतियोगिता में। सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे केरल रहा। ध्यान रखना ये। तो गाइज ये लीजिए, इसी वीडियो के साथ जनवरी का दूसरा वाला वीक भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब इनकी क्विज आप लगा लेना जाकर के, ये आपकी जिम्मेदारी है, प्रैक्टिस करना आपकी जिम्मेदारी होगी। सारी चीजें, सारे क्वेश्चन मैं आपको बना बना कर दे रहा हूँ, इसकी क्विज बना बना करके दे रहा हूँ, इनकी पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ। सब चीजें आपको आगे से आगे मिल रही है, लेकिन ईमानदारी से रिविजन करना ये तो आप ही के ऊपर है। जैसे होता है ना, घर में पिताजी अपना पैसा खर्च करके, मेहनत की कमाई खर्च करके आपके लिए किताबें लेकर के आते हैं, महंगी महंगी किताबें लाते हैं। अब उन्होंने तो अपनी ड्यूटी कर दी है, अब उन किताबों को पढ़ना न पढ़ना ये तो आप ही के ऊपर है। पढ़ोगे तो भविष्य आपका बनेगा, माता पिता की मेहनत सफल हो जाएगी, वरना तो फिर आप जानते ही हो। और सेशन अच्छा लगा है, मेहनत अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। थैंक यू गाइस।